ऑटिज़म का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है, एंड उसका जो प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है वो सिर्फ एक इंक्रीज्ड अवेयरनेस की वजह से नहीं है, देर इज़ अ जेन्युइन राइज इन केसेस ऑफ ऑटिज़म। तो यूएस में जो फिगर्स था 2000 में और अभी जो करंट है उसमें देर इज़ अ 312% इंक्रीज, 312%, 312% इंक्रीज इन ऑटिज्म केसेस इन द लास्ट 25 years। तो यूएस का जो फिगर है लास्ट ईयर का मार्च 2024 में 1 in 36 है। दैट मीन्स हर 36 बच्चे में उनको ऑटिज्म के लक्षण मिले। हमने जो रिसर्च किया था, जो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इंडिया का लेकर 2011 में किया था, वो इंग्लैंड स्टडी था, मैं उसके नेटवर्क कोऑर्डिनेटर थे, NIH यूएस से, ऑटिज्म स्पीक्स यूएसए से फंड मिला था। तो हमने रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन इंडिया में लिया, जिसमें हमने कांगड़ा को लिया, हिल्ली, रूरल लिया पलवल, हमने देहंकाल डिस्ट्रिक्ट लिया ट्राइबल का उड़ीसा में, हमने हैदराबाद लिया फॉर रूरल, और हमने कोस्टल लिया गोवा। तो उसमें सब में कोई डेफिनेट तरीका होता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बाय सैम्पलिंग, बाय साइज सैम्पलिंग, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बाय साइज, जिससे कि मैं अनबायस्ड सैंपल लूँ, जिससे कि मैं उसको रिप्रेजेंटेटिव मान सकूँ देश का। तो उसका जो लेवलेंस था 1 in 89 था, माइंड यू 2011 में डेटा कलेक्ट किया, राइट। तो दैट एंड उसमें हमने देखा था कि 12% बच्चों में 2 से 9 साल के अंदर 1 या मोर, एक से ज़्यादा न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, जिसमें से ऑटिज्म एक था, एंड ऑटिज्म का स्पेसिफिकली प्रेवलेंस 1 in 89 था। तो उसके बाद जो है हमने देखा था जो 12% था, लेकिन उस साल ये भी देखा था कि एवरी 20.8 मतलब 20 एक एवरी 5th बच्चे को एक से ज़्यादा कंडीशन हो सकती है। दैट मीन्स हमारे को होलिस्टिकली बच्चे को देखना है, सिर्फ थेरेपिस्ट के पास चला गया तो वही नहीं है, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को देखना पड़ेगा होलिस्टिकली, क्योंकि एक से ज़्यादा भी परेशानियाँ एक बच्चे में है। अगर हम वी डोंट हैंडल ऑल ऑफ देम तो उसका उतना रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल तक हमें हर बच्चे को ले जाना है, वो नहीं ले पाएंगे। तो ये प्रेवलेंस बढ़ रहा है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि लड़कों में ये 4.5 गुना ज़्यादा है लड़कियों से, तो इट मीन्स 4.5 times कॉमनर देन बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेकिन जो यूएस का लास्ट ईयर का है वो 4:1 हो रहा है, दैट मीन्स थोड़ा सा लड़कियों में बढ़ता जा रहा है। ऑटिज्म क्यों होता है? ऑटिज्म का क्या है कि कुछ अनुवांशिक जेनेटिक कारण है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और कुछ एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं। अब एपिजेनेटिक्स क्या है ग्रॉसली, अब मेरे को जो कुछ जीन्स आधी मम्मी से मिली, अपनी आधी डैडी से मिली, विच आई कैन नॉट चेंज, आई हैव इट, बनी हूँ उसमें, तो कुछ नहीं है। पर जब वो जीन्स का एक्सप्रेशन होता है तो हमारी बॉडी में वो एक्सप्रेस हो रहा है ना, तो उसके अंदर जो सारे पाथवेज चल रहे होते हैं, रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो वो इन्वायरमेंट से इफेक्ट करते हैं। तो जो इन्वायरमेंट है बॉडी में, जो इन्वायरमेंट है उससे भी जीन का एक्सप्रेशन इफेक्ट होता है, सो दैट इज एपिजेनेटिक। तो हमने क्या देखा है कि अभी एक्सपोजर में देखा गया है कि एयर पोल्यूशन एक्सपोजर थर्ड प्रेग्नेंट मदर्स में देखा है, पेस्टिसाइड्स हमारे खान पान में, खाने में काफ़ी कंटामिनेशंस होते हैं पेस्टिसाइड्स के, विच वी आर अवेयर ऑफ। तो ये सारी चीज़ें, फादर स्ट्रेस, मदर स्ट्रेस, फादर की एडवांस एज, डॉक्टर रीमा दादा के साथ ही हमने एक रिसर्च किया था, जिसमें जो फादर्स लिए थे हमने ऑटिज्म के, और उन्होंने जो कंट्रोल्स लिए थे जो इनके पास टेस्टों के लिए आते थे इनफर्टिलिटी के क्लिनिक से, तो उसमें देखा कि जो फादर्स थे ऑटिज्म के, उनमें कुछ प्रकार के मिथिलेशन डिफेक्ट्स मिले। तो दैट मीन्स स्ट्रेस तो हमें सभी लाइफ में है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रेस है इतना। तो स्ट्रेस, लाइफस्टाइल जो है, ये सारी चीज़ों से भी इफेक्ट होता है। सो अभी क्या है कि एयर पोल्यूशन और जो पेस्टिसाइड्स के ऊपर हमारी करंट कुछ स्टडी चल रही है, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, विच वी आर ऑन गोइंग, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग एयर पोल्यूशन हम कर रहे हैं, और साथ में हमें डॉक्टर वेलपांडियन के साथ उनका एक PhD स्टूडेंट कर रहा है पेस्टिसाइड्स एंड बाकी टॉक्सिन्स का देखने के, वो प्रॉबेबली हमें नेक्स्ट ईयर तक उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, सो दैट मे बी देन विल कॉल डॉक्टर वेलपांडियन ऑल्सो तब नेक्स्ट टाइम। तो अभी बाकी क्या कारण हो चुके हैं कि हैवी मेटल एक्सपोजर भी काफ़ी होता है। तो हैवी मेटल्स के ऊपर हमारे 3 से 4 स्टडीज़ हो चुकी हैं लास्ट 15 साल से, तो हमें कुछ इसमें मिले हैं एक्सपोजर, एंड जो हमारे को डेटा मिला है उससे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक नया प्रोग्राम बनाया है, नेशनल जो बनाया है बायो मॉनिटरिंग प्रोग्राम,
फॉर केमिकल टॉक्सिकेंट्स एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बनाया, तो उसके अंदर हम लोग भी पार्ट हैं, बिकॉज हम लोग इस पे काम कर रहे हैं बच्चों में, क्योंकि इनमें हो रहा है। तो हमने पहली स्टडीज़ करी थी, उसके अंदर हमारे को पाया है कि इन बच्चों के अंदर जो है सिग्निफिकेंटली हाई लेवल ऑफ लेड, मर्क्यूरी और क्रोमियम एंड मैंगनीज हमारे पाया गया इन बच्चों के अंदर, जो हमने 3 से 12 साल के बच्चों में किया था। और अभी हमारा ये वाला जो हमारा स्टडी पहले था, लेकिन ये वाला स्टडी के अलावा ये हमने पहले स्टडी कंप्लीट किया जिसमें हमने ऑटिज़म और उसके साथ टिपिकली डेवलपिंग बच्चों को देखा। पर अभी ये वाले जो बच्चे हैं, हमने 180 बच्चे लिए थे जिसमें हमारे ऑटिज़म के बच्चे थे, और 180 बच्चे हमने लिए थे जो टिपिकली डेवलपिंग थे, जिनमें ऐसे कोई लक्षण नहीं थे, चल मतलब टाइम से माइलस्टोन्स वगैरह थे। तो इसमें मैंने बताया ना आपको कि हमारे को लेड हाई मिला है, मर्क्यूरी हाई मिला है, क्रोमियम हाई मिला है और मैग्नीज हाई मिला है। जब हमने देखा कि जो हमने बच्चों में देखा कि जो टोटल 180 थे उसमें से 38 बच्चों में हाई लेवल्स थे, लेकिन कंट्रोल में किसी में भी हाई लेवल्स नहीं थे लेड के। तो ये सब चिंता का विषय है। इसके फॉलो अप हम एक और स्टडी अभी कर रहे हैं, जिसकी हम फाइनल रिपोर्ट कर रहे हैं अभी करंटली, जिसके अंदर हमने हैवी मेटल्स किया है, सिर्फ ऑटिज्म में नहीं और भी कुछ बीमारियों में कर रहे हैं। हम कुछ सेरेब्रल पॉलिसी और सब में कर रहे हैं, उसका हम बाद में आपको वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट जब उसमें सब्सिक्वेंटली है। पर इसमें हम 500 ऑटिज्म के बच्चे और 100 कंट्रोल बच्चे कर रहे हैं। लेकिन जो पहले वाले हमारे थे, हम 8 हैवी मेटल्स कर रहे थे, अब हम 21 हैवी मेटल्स कर रहे हैं। तो हमने उसमें देखा है कि इसमें भी लेड, आर्सेनिक, कैडमियम और मैंगनीज आया है इन बच्चों में। तो इसीलिए और हमने जब इनकी मिथाइलेशन स्टडीज़ की हैं, तो हमारे कुछ बच्चों में उसमें डिफेक्ट्स भी आए हैं मिथाइलेशन के। तो बेसिकली ये हमें देखना है कि ये हमारे को एक्सपोजर कहाँ से हो रहा है। लेड जो है हमारे जो पुराने, एक तो ना अनलेडेड पेट्रोल आ गया तो उससे बेटर हुआ, लेकिन जो हम गाड़ी की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, हमेशा हम 500 रुपये का डिस्काउंट ले लेते हैं ना, वो दे देते हैं कि वो 500 रुपये डिस्काउंट लेके ले जाते हैं, तो वो इलीगली वो रिसाइकल करते हैं। तो वो जो इलीगली रिसाइकल करते हैं उसी के एनवायरनमेंट, किसी घर में ही करते हैं वो, तो उसके आसपास और उनके बच्चों के एक्सपोजर, जो कि हमारे पास एक बच्चा आया कोमा में आया, तो हमें समझ ही नहीं आया कि क्यों आया। टेस्ट किया, फिर हमने देखा कि बाद में हिस्ट्री ली, तो फादर जी काम करते थे, लेड बैटरी बनाते थे, और वो कपड़ों पे आके वहीं पे छाड़ देते और बच्चे को वहीं से एक्सपोजर हो रहा था। तो उसको 19 से आया, उसको 5 से कम होना चाहिए, 90 आया, कोमा में था। तो हमने उसको किलेशन किया तो ठीक हो गया। पर मेरा मतलब अभी भी है, बिकॉज ये एक्सपोजर हो रहा है साथ में। तो हाईवेज के आसपास, इंडस्ट्रीज़ के आसपास कंटामिनेटेड सॉइल होते हैं, कई टॉयज़ होते हैं जिसके अंदर लेड होता है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। लेड फ्री टॉयज़ है ना, बच्चे चाटते भी रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई देश वेश का नाम मैं नहीं ले रही, पर हमें देखना होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उससे जहाँ से हम ज़्यादा करते होते थे वहाँ से गाय काफ़ी आ रहे थे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आई मीन लेड फ्री टॉयज़ होने चाहिए। आई मीन नो कंट्रीज़ टू बी टेकन, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं से भी हो सकता है ना। किसी ने लिखा भी होगा, हाँ, तो हमारा लिखा भी नहीं होगा। हिंदुस्तान का बना हुआ टॉय में तो लिखा भी नहीं होगा कि लेड फ्री है कि नहीं, दूसरे में तो कम से कम पता भी चलेगा। आई मीन वी हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। साथ में ड्रिंकिंग वाटर जो है, लेड पाइप्स पुरानी होती है ना, प्लम्बिंग फिक्सचर से कंटेमिनेट होता है। और जो है कि पेंट और सॉइल से ना, घर के जो हमारे ये हैं सब में आ सकता है। और जो कई बार ट्रेडिशनल दवाइयाँ देते हैं वो घर में गाँव में देते हैं, उसमें काफ़ी लेड का कंपोजिशन होता है। कैडमियम है जो है ना, सिगरेट की स्मोक के साथ है, जो सेकेंड हैंड स्मोक है, पैसिव स्मोकिंग, सिगरेट की स्मोक से आता है। फिर फूड्स वगैरह जैसे राइस है, पत्ते वाली सब्जियां है, ये सब, और शेलफिश, ये सब कंटेमिनेट हो जाते हैं। अगर आप पास में रह रहे हैं फैक्ट्रियों के, बैटरियों के या वेस्ट के डिस्पोजल साइट्स के पास कंटेमिनेशन होता है। पेंट्स, प्लास्टिक और बैटरीज से भी होता है। तो इसलिए जो कोई भी, कई बार होते हैं ना, कई बच्चों को च्यू कर लेते हैं, आदत होती है, कुछ भी च्यू कर लेते हैं, तो उसकी वजह से इनके नॉन फूड आइटम्स को च्यू करने से आ जाता है। और कई बार ना चीप ज्वेलरी होती है, आजकल बहुत फैशन वाली ज्वेलरियाँ मिलती है, बड़ी वेरी सस्ती सस्ती, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिर आर्सेनिक कहाँ से आता है? कंटेमिनेटेड वाटर है, कई लोगों की प्राइवेट वेल्स होती हैं जो उसके अंदर में हो सकता है। फिर राइस और राइस बेस्ड प्रोडक्ट्स में आर्सेनिक आता है, सॉइल में से आ जाता है। फिर सी फूड से हो सकता है, जो हमारे कम लोग खाते होंगे, पर ऑब्वियसली पीपल फ्रॉम द वेस्ट बंगाल एरिया में तो ज़्यादा सी फूड खाएंगे और वो
कोस्टल एरियाज में, केरला एंड गोवा, विद प्रेशर ट्रीटेड वुड जो है उसके अंदर आर्सेनिक कंपाउंड देते हैं। कई बार वो वुड होता है प्रेशर ट्रीटेड, कुछ होता है हमें पता नहीं होता, प्रोसेस्ड वुड होता है, उसमें अंदर आर्सेनिक लगा होता है, तो हमें समझ नहीं आती। पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो ये। और जो मर्क्यूरी है वो सी फूड से आता है। तो मैं उनको एक अपने से टेम्पलेट दिया है कि पेरेंट्स के कंसर्न क्या है, डॉक्टर के क्या कंसर्न हैं और थेरेपिस्ट के भी क्या कंसर्न है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और होम बेस्ड प्लान सब होना चाहिए। एंड दैट शुड बी गोइंग टू ऑल द थेरेपिस्ट, ऑल द मीन्स फिजियोथेरेपिस्ट को भी जा रहा है, अगर ओटी को जा रहा है, स्पीच को जा रहा है, बिहेवियर वाले को, मतलब हर बंदे को पता है सेम एरिया में काम करना है ना। बच्चा कंफ्यूज होता है और इतने सारों की ज़रूरत नहीं होती है थेरेपिस्ट को, वी हैव टू इनकॉर्पोरेट। तो ये सारी चीज़ें उनको समझनी है एंड उसके बाद ये कोशिश करना है कि इनको मेन स्ट्रीम स्कूल में डालें। अगर मेन स्ट्रीम में चल जाते हैं, मीन्स आपका एड्रेस हो जाते हैं तो ठीक है, ये तो ओपन स्कूलिंग से कराएं। वो तो मेरे को जो इतने सालों से लग रहा है इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स, जो मैक्सिमम इनका पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द समझ इनकी कितनी है, इनका IQ या DQ, उस पर ही निर्भर करता है इनका मैक्सिमम आउटकम क्या होने वाला है। तो उसी हिसाब से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है ताकि हम उसके मैक्सिमम आउटकम तक जाएं। तो अगर मेन स्ट्रीम में हो गया, नहीं हुआ तो हम उसको ओपन स्कूल करेंगे। अगर उतनी भी समझ नहीं है, कई बार होता है जो नहीं है समझ, देन वी डू फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, बट वी हैव टू इंश्योर कि वो कोई ना कोई प्रोडक्टिव फ्रूटफुल सिटीजन मिले जिसमें उनको सैलरी कुछ मिले, कुछ अर्न करें, देन ओनली दे गोइंग टू बी अ रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ सोसाइटी। स्क्रीन टाइम का मैंने मतलब बताया था 1 साल के बच्चे में अगर 1 साल में बच्चे में अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो इट हैज़ बीन शोन इन स्टडीज़ कि 3 इयर्स पे उनका ऑटिज़म लड़कों में ज़्यादा होता है देन जिनका स्क्रीन टाइम कम है। तो इसलिए स्क्रीन टाइम टेम्पोरली शो किया है, तो स्क्रीन टाइम को मिनिमम रखना है एज मच एज पॉसिबल। पर एक और चीज़ बताऊँ, एक क्या आजकल क्या लोग करते हैं, वो मेरे पास कई पेशेंट आ रहे हैं कि हमने टीवी बंद कर दिया है, हमने वो अपना वो सीसीटीवी वाला, सीसीटीवी नहीं, वो जो जो एंटीना जो होता है वो आजकल डिश भी हटा दिया है, हम मोबाइल भी नहीं यूज़ करते। तो भैया सब कुछ नहीं, इतना नहीं होता है, यू हैव टू गो स्लो ना। आई मीन एंड वन थिंग इज देयर, आप दिखाओ जो कोई स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है, आई एम बीइंग वेरी क्रूड अबाउट इट, आप सडनली उसको ड्रिंक और वो स्मोकिंग नहीं बंद करा दोगे ना। तो दिस ऑल्सो स्क्रीन टाइम इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन एंड अ डिपेंडेंस। तो आप सडनली उसको पहले तो दे देते थे हर बार मोबाइल, अब उठा के बंद कर दिया, तो वो तो ऊधम मचाएगा ना। तो यू हैव टू स्लोली डाइवर्ट हिम टू अदर इंगेज करिए दूसरी चीज़ों में, तो स्लोली डाइवर्ट करिए। ये ऑल एंड नन सडनली नहीं होता है। आपने लोग आके बोल रहे हैं, मैंने बोला है मैं बात कर रही हूँ तो उसमें भी बच्चा कर रहा है, तो मैंने कहा थोड़ी देर मोबाइल दिखा दो, नहीं हमने बंद कर दिया अब। तो मैंने कहा यार बंद तो कर दिया मीन्स डजंट मीन ऑल द टाइम, यू कैन शो 10-15 मिनट्स, इट्स ओके। एंड वो इतना डिपेंडेंट है तो आप उसको, आई एम नॉट फॉर स्क्रीन टाइम, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि जो एक पे डिपेंडेंट हो गया है उसको आप सडनली तो नहीं करोगे ना, विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हो जाएंगे। तो आई मीन क्रूडली स्पीकिंग, सो वी हैव टू बी केयरफुल। जितना इंगेजिंग रहेंगे, जितना 1-to-1 बच्चे के साथ गेम्स वगैरह खेलेंगे, सब कुछ होगा, देन दैट विल बी बेटर। अग्रेसिव बीमारी ना, इट इज़ अ प्रॉब्लम, इट्स अ सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। तो जब बच्चा बढ़ रहा, जब एज बढ़ रही है तो उसकी सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन की जो एक्सपेक्टेशन है हर एज में डिफरेंट है ना। तो इसलिए आपको लग रहा है कि परेशानी ज़्यादा आपको ऑब्वियस दिख रही है, पर बीमारी बढ़ तो नहीं रही है, मुद्दा तो सेम ही है। पर यह है कि शो किया गया है रिसर्च में कि जिसको जितना ज़्यादा ड्यूरेशन दिया था उसको ज़्यादा चांसेस हैं ऑटिज़म होने के। एंड ऑब्वियसली वंस यू स्टॉप द थिंग्स, सिवियरिटी एंड ऑल थिंग्स इम्प्रूव। बट ये जो मैंने वर्चुअल के अगेंस्ट ही बोला था कि सिर्फ उससे नहीं है, आपको पूरी बिहेवियर थेरेपीज और सारा करना है। कई बार पेरेंट्स भी उसको ना थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, उसको लाइटली लेते हैं कि भैया था वो स्क्रीन टाइम से ही, तो स्क्रीन टाइम बंद कर दे तो सब ठीक हो जाए। इट्स नॉट, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी भी होते हैं, पर दैट डज नॉट मीन कि उनका बच्चा भी एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा। पर ये डेफिनेटली है कि हमें उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पर ले जाना है। और जब उनका देख रही होती हूँ तो मैं उनको रियलिस्टिक बता देती हूँ कि इनकी इतनी IQ है, इतना ये है, तो हमें ऐसे समझना चाहिए, वी शुड वर्क ऑन इट and work on everything to reach the maximum potential which is different for every child also। कि आप अगर एक एफर्ट कर रहे हो, आप 100% एफर्ट कर रहे हो, आपको आउटपुट में आपको 20-30% ही मिलेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, नहीं तो आपका बर्न आउट और आपका डिप्रेशन हो जाता है, बिकॉज यू एक्सपेक्ट कि मैंने तो इतना 100% काम किया है और आपको रिजल्ट ये है। उनको समझना चाहिए कि दे आर नॉट अलोन,
for parents to understand they are not alone. It's a quite a common problem, and it's not a curse or something. We have to look at positives in the child, and every child will have some positives, some exceptional qualities, or otherwise also there are many मेरे मैं some of my patient जो है ना बच्चे, वो प्रोफेशनली गाना गा रहे हैं, पेंटिंग्स करते हैं जो बेची जाती हैं, आर्ट गैलरीज में उनकी एग्जीबिशंस होती हैं, एंड दे आर सोल्ड. इट्स नॉट जस्ट फॉर हॉबी, दे आर सोल्ड विद प्रॉपरली, जैसे बाकी सेल होती हैं आजकल ना. वो न्यूरो डाइवर्स है, मतलब जो नॉर्मली बाकी पेंटर्स जो पेंट करते हैं और जो स्पेशल नीड्स वाले पेंट है, सबको मिला के एक ही गैलरी में लगाते हैं. तो आजकल ये सब चल रहा है. सो वी हैव टू इंश्योर कि दे आर नॉट अलोन. एंड अनदर थिंग इज, आई वांट टू टेल टू द पेरेंट्स कि आपको किसी से गिड़गिड़ाना नहीं है. इट्स योर राइट, इट्स योर राइट टू डिग्निफाइड लाइफ. क्योंकि कई बार वो अपॉलोजेटिक होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दे हैव नो रीज़न टू रिक्वेस्ट. एवरीबडी हैज़ द इक्वल राइट. पर एक और चीज़ है, हम एवरीबडी हैज़ द इक्वल राइट, फाइन, बट हमारे को थोड़ी सी इक्विटी की बात करनी है. अब एक दीवार है, वहाँ पे आप दो बच्चों को खड़ा किया है, उसकी परली साइड में क्रिकेट मैच हो रहा है. तो जो बच्चा छोटा है हाइट में, उसको आप बड़ा स्टूल देंगे ना, तभी वो क्रिकेट मैच देखेगा परली साइड में. और जिसकी हाइट बड़ी है उसको छोटा स्टूल देंगे, राइट. सो दैट इज इक्विटी हैज़ टू बी थिंग. रिसोर्सेज विच हैव टू बी गो टू इक्विटी. इसको जिसको जितना ज़्यादा सपोर्ट दिए उसको देना है. तो आप जो हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इक्वल राइट है, पर आई एम नॉट थिंक ओनली इक्वालिटी इन रिसोर्स एलोकेशन. जिसको थोड़ी ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है तो उसको सेम पुश के लिए ज़्यादा सपोर्ट देना है. एंड दूसरा है, पेरेंट्स को ये भी समझना है कि आई ऑलवेज रिक्वेस्ट देम कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती है ना, तो दे शुड लाइक हैव अ बडी सिस्टम. अभी क्या है, आइडियली स्पीकिंग हमारे पास रिस्पाइट सेंटर्स होने चाहिए. आजकल माँ बाप दोनों न्यूक्लियर फैमिली है, वर्किंग है, अगर आपने इसमें एक में छोड़ दिया तो मैंने कहा दूसरे को थोड़ा काम तो करना है. पर अगर आपका क्या है कि आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स का जितना सपोर्ट है ठीक है, पर अदरवाइज अगर कोई भी बच्चे और किसी को स्पेशल नीड बच्चे हैं, उनके साथ अगर बड़ी बने, अगर एक ही एरिया में कहीं रह रहे हैं, एक ही किसी एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं, और अगर आप लोगों के उनको भी बस भी कुछ बच्चे के जो थोड़े स्पेशल नीड्स हैं, आपके बच्चे को भी है, ताकि अगर आपको कभी चाहिए, दोनों हस्बैंड वाइफ को कहीं ऑफिस में कुछ काम है या कोई भी काम है, तो आप दूसरे घर अपना बच्चा छोड़ सकते हैं, बोथ वेज. तो वो बड़ी सिस्टम बनाना पड़ेगा, बिकॉज जो रिस्पाइट सेंटर्स हैं वो हमारे यहाँ बनने में टाइम लगेगा. रिस्पाइट सेंटर जहाँ हम बच्चे को बिना टेंशन के छोड़ सकें, तो इसलिए बड़ी सिस्टम है. एक दूसरे को हेल्प, हमने जो पेरेंट्स का टेलीग्राम ग्रुप बनाया, हम कुछ उसमें नहीं लिखते हैं, वो पेरेंट्स ही आपस में कुछ लिखते हैं. और आई इनकरेज देम, वो ज़्यादा कई लोग लिख लेते हैं कि हमारे बच्चे का अच्छा हुआ, ये नहीं अच्छा हुआ, तो दे जस्ट देयर टू से, बिकॉज किसी ने पूछा वो ब्रोकली का, तो फिर मैंने बता दिया कि अभी उसमें एविडेंस नहीं है, लाइक दैट, वी ऐड एंड गिव सम सपोर्ट ताकि रॉन्ग डायरेक्शन ना जाए. बट यू हैव टू बी केयरफुल, पेरेंट्स हैव टू बी केयरफुल कि जो कोई भी चीज़ आपको ऐसे किसी को मैजिकल कोई बता रहा है कि है, अभी कोई अवेलेबल नहीं है, मैजिकल क्योर नहीं है. सो प्लीज़ डू नॉट बी एड से आप मत हुई है. कुछ इशू है तो राइट टू अस और एनी टाइम इफ़ यू कांट कम. सो दैट इज़, आई मीन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं है. और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि कोई भी चीज़ ना ऐसे ही ट्राई मत कर लीजिए. ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग है, तो हिट एंड ट्राई मत करिए, पर रिसर्च में हेल्प कर दीजिए, ताकि अगर रिसर्च में आप पार्टिसिपेट करेंगे, हेल्प करेंगे, तो वील अंडरस्टैंड. क्योंकि जैसे अभी हमारा एक ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन में हमने किया, हमने प्रोटोकॉल बनाया इनमें, तो ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन बच्चों में ऑटिज्म में किया है, तो उससे हमने देखा है कि उनमें बिहेवियर के इशू सेटल हुए हैं. अब हम सोच रहे हैं आगे को रिसर्च करें, हमने तो अब एक बार दिए थे, तो हम सोच रहे हैं कि पीरियोडिकली देखें, इनमें बेटर होगा. तो दोज थिंग्स आर देयर, तो थिंग्स आर एडवांसिंग, वी हैव टू. मैम अमेरिका में आपने कहा बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, 300 से ज़्यादा % केसेस बढ़े हैं. नहीं, मैंने कहा कि हमारे भी पता नहीं कितने बड़े हैं, हमारे पास है नहीं ना डाटा डेटा, नहीं है. तो उनका तो डेटा है, तो वो बता रहे हैं 312% फ्रॉम 2000 टू नाउ. मैम इसे बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, बिकॉज वहाँ पे कहते हैं नहीं, वैक्सीनेशन, नहीं, थायोमर्सल एंड वैक्सीनेशन इज नॉट एसोसिएटेड. In India में how many cases of autism are there? In India you have? इंडिया में जो हमने स्टडी की थी, वो 2011 में जो डेटा था, रिप्रेजेंटेटिव पूरा इंडिया का पॉपुलेशन का 1 in 89 था. तो अगर अभी बढ़ गया होगा तो 1 in 75 वगैरह होगा. WHO का एस्टिमेट है, उन्होंने 99 स्टडीज़ को जोड़ के ग्लोबली लगाया एस्टिमेट, लास्ट ईयर का डेटा है, एक 1 in 100 कि योगा ये बच्चे कर सकते हैं. उसके लिए जो योगा जो थेरेपिस्ट है ना,
उसको इन बच्चों की बीमारी के बारे में समझाना पड़ेगा। एंड इनको क्या है, इन बच्चों को क्या चाहिए, जो मेन टास्क है, अब मैं बताऊँ, अब ये खाना है, मेरे को लग रहा है ना बड़ा सिंपल है, बस मुंह में डाल दो। ऑटिज्म के बच्चे के लिए ये टास्क कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? उसको यहाँ बैठने में प्रॉब्लम है, फिर उसको ये देखने में प्रॉब्लम है, इसकी स्मेल से प्रॉब्लम है। तो जो टास्क हैं उनको आप छोटा छोटा ब्रेक करके करोगे और उनको बच्चों के इनके कटआउट्स के साथ करके उनको करके दिखाओगे, उनके डायग्राम्स वगैरह बच्चों के बना के कार्टून, तो योगा कैन बी टॉट टू ऑटिज्म वाले चिल्ड्रन।